आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाए थे PDF फॉर्म में पूछना है आपको? सर एक बार द्वैत शासन प्रणाली समझा दीजिए। दोहरी शासन प्रणाली या द्वैत शासन प्रणाली तब बोलते हैं जब गवर्नमेंट जो है, जो भी चीज़ें बना रही है, जो भी कानून बना रही है, प्रावधान बना रही है ना, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उसे दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। यानी एक बॉडी रहेगी जो कि राजस्व संबंधी काम देखेगी, राजस्व संबंधी नहीं सॉरी, एक बॉडी ऐसी रहेगी जो वाणिज्यिक संबंधी काम देखेगी कंपनी का, और एक बॉडी ऐसी रहेगी जो राजस्व या सैन्य या अन्य जो मामले हैं वो देगी। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जब अगर किसी भी शासन व्यवस्था में अगर दो बॉडी बना दी, दो बॉडी यानी कि काम कोई किसी से कम नहीं, ठीक है, राजस्व के मामलों में, सैन्य के मामलों में और नागरिक संबंधी मामलों में, जो कौन सी बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, क्या बोलते हैं, नियंत्रण बॉडी। तो अगर वो नियंत्रण मंडल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, अगर उसे राजस्व संबंधी या राजनीतिक या कुछ भी इस तरह के क्या कुछ रिपोर्ट देनी है या कोई समीक्षा करनी है, तो उसी की बात मानी जाएगी उस मामले में, ठीक है। जबकि अगर वाणिज्यिक मामला होगा तो सारा का सारा बात जो है वो किसका माना जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। बस इतना सा मतलब था। असल में क्या होता है, तो किसी भी जगह पर दोहरी शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर शक्तियों का दो भागों इस तरह से बंटवारा हो, शक्तियों का नहीं बोलूँगा, क्षेत्रों का बंटवारा हो जाए, ठीक है। एक क्षेत्र इन्हें मिल जाए, इन्हें काम करने के लिए, और दूसरा क्षेत्र उन्हें मिल जाए, ठीक है। तो एक जो वाणिज्यिक वाला क्षेत्र है वो मिल गया था किसे, वाणिज्यिक वाला क्षेत्र जो है वो किसे मिल गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। और जो राजनीतिक क्षेत्र है या जो सैन्य मामले हैं या राजस्व संबंधी काम है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये मत समझना कि कोई किसी से कम था, दोनों बराबर थे, दोनों किसी से कम नहीं है, दोनों बराबर हैं। सुनना आगे चलो। और कुछ दोहरी शासन प्रणाली, द्वैत शासन, इसके बारे में और डिटेल में हम अभी आगे बढ़ेंगे जब संविधान पर चर्चा करेंगे अपने। अभी बस इतना समझना है कि जब भी इस तरह की दोहरी शासन प्रणाली की बात हो या द्वैत शासन की बात हो, तो इसका ये मतलब होता है कि दो बॉडीज बना दी गई हैं, है ना, जिनका काम क्या है, जिनका काम अलग अलग क्षेत्रों का है, जिनके क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया और वह अपने क्षेत्र के सर्वसर्वा है। यानी राजस्व के मामले में जो कुछ भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलेगा वो सर्वोपरि होगा। मेरी बात समझ? उसी तरह वाणिज्यिक मामले में जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलेगा वो सर्वोपरि होगा, दोनों के क्षेत्र अलग अलग होंगे, तो इसलिए वो द्वैत शासन, ठीक है। हाँ बताओ भाई। जो पर्सनल लॉ था वो कलकत्ता के क्षेत्र, कलकत्ता के क्षेत्रवासियों के लिए था, बाकी सबके लिए प्रांतीय अदालत, प्रांतीय अदालतें हैं। और अगर उन अदालतों का फैसला पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसे में अपीलीय अधिकार किसे मिल गया था, कलकत्ता के न्यायालय को नहीं, गवर्नर जनरल को मिला हुआ था कि वहां पर गवर्नर जनरल एक काउंसिल रहेगी और वहां पर अगर आपको अपील करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई फैसला आपके समर्थन में, आपके साथ जैसा आपने सोचा था, आपकी अपेक्षा अनुरूप नहीं आया है, तो लोग अपील करते हैं बड़े न्यायालयों में। तो सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय जो कि कलकत्ता का न्यायालय था, वहां से वह अधिकार ले लिया गया था। शुरुआत में उसके पास अधिकार था, बताया हुआ है 1773 में जब इस न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई है, 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में जब इसकी स्थापना हुई है, तो स्थापना के समय पर इसके पास दोनों तरह के अधिकार हैं, मूल अधिकार भी है और जो मतलब न्यायालय का जो काम होता है वो भी है, साथ ही साथ अपीलीय अधिकार भी है। यानी कि प्रांतीय जो भी न्यायालय है, अगर वहां पर देखो, सर्वोच्च न्यायालय का क्या मतलब होता है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान, इससे ऊपर की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो अगर प्रांतीय अदालतों में या स्थानीय अदालतों में अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आया है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो यह अपीलीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को 1774 में दिया गया था, लेकिन आगे चलकर उसे हटा दिया गया, क्योंकि यह देखा गया
कि बहुत सारे लोग स्थानीय अदालतों में ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, है ना। और जब वह मुकदमा उनके पक्ष में नहीं आ रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास आ रहा है। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का बड़ी बार भार बढ़ता जा रहा था। प्लस सर्वोच्च न्यायालय को बनाया तो गया था कंपनी के जो भी क्रियाकलाप हैं, कंपनी जो भी परेशान कर रही है लोगों को, है ना, उस पर चेक एंड बैलेंस समझते हैं आप लोग। चेक एंड बैलेंस यानी कि संतुलन बनाए रखना है। कंपनी जो है वो अतिवादी होकर काम ना करे, है ना, लोगों का शोषण ही ना करने लगे। इस वजह से चेक एंड बैलेंस की भूमिका, संतुलन बनाए रखने की भूमिका के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया गया था। लेकिन यह देखा गया कि बार बार कंपनी के कार्यों में यानी कि वाणिज्यिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिससे जो मुनाफा होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सरकार को यानी कि ब्रिटेन की सरकार को ज्यादा टैक्स नहीं दे रही है। समझ रहे हो ना, टैक्स का लॉस हो रहा है। तो अंततः क्या किया गया था कि कंपनी के जो मामले हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि से बाहर कर दिया गया था। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, और कुछ पूछना तो पूछो। और कुछ किसी को नहीं करना, क्या नहीं करना? चलो कोई नहीं, जो पता तो नहीं स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है लेकिन ये खुलेगा नहीं तो आपके पास पहुंचेगा। चलिए, कितना पार्ट किया था लास्ट बताओ, लास्ट क्या पढ़ा? 1853 का एक्ट हो गया था कि नहीं हुआ था? 1837 का हुआ। चल रहा था कि हो गया था? कितना लास्ट का ही मैं लिखता हूँ। हाँ अच्छा, कब खत्म हुआ था? गुलाबी था खत्म कब हुआ था? हाँ ये बोलो, खत्म हुआ था 1843। चलो ठीक है। इसके बाद एक बात और लिख लीजिएगा जो है ये इस एक्ट में, एक अंतिम बात लिख लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम बात लिखिए इस एक्ट में, देखिए देखिए इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया। क्या हो गया इससे? इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का गठन किया जिसका ब्रिटिश क्षेत्रों पर या भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण था। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? बड़े धीरे धीरे आता तुमको, 1 बजे की क्लास में लेट हो रहा हूँ, बताए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि अभी तक जो एक्ट आ रहे थे, अभी तक जो कुछ भी एक्ट आ रहे थे वो धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन की संसद के हाथ में दे रहे थे। लेकिन यह जो एक्ट आया है इसने सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अस्थायी तौर पर या कह सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया है, नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से ब्रिटेन की संसद के हाथ में दे दिया है। यानी कि अब एग्जैक्टली जो ब्रिटेन की संसद कहेगी वही कंपनी को यहाँ पर चालू करना पड़ेगा, वही कंपनी को यहाँ पर चलाना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस तरह के प्रावधान ब्रिटेन की संसद लिख के देगी ठीक उसी तरह के प्रावधान यहाँ पर कंपनी लागू करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस इतना सा मतलब था। 1833 के एक्ट से क्या बनता है कि देखो धीरे धीरे तो वैसे भी पावर अपने पास ले रहे थे। शुरुआत में ही हमने देखा था कि 1773 का एक्ट लिखा क्यों गया था, 1773 का एक्ट आया क्यों था, क्या रीजन था ये सारा अधिनियम? आखिर उतने साल से वो लोग ट्रेड कर रहे थे, हमसे व्यापार कर रहे थे, उस समय तो कोई इस तरह का अधिनियम नहीं आ रहा था। बाद में यह नियम उतारने का कारण क्या था? क्योंकि ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की ताजशाही या ब्रिटेन का राजशाही बोल सकते हो,
वो धीरे धीरे कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा था, या ये कह सकते हो कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों में, जो कि कंपनी भारतीय क्षेत्रों में कर रही थी, उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 1773 से यह सिलसिला शुरू हुआ है और 1833 में जाकर अप्रत्यक्ष रूप से अब सारा का सारा जो नियंत्रण है वो ब्रिटेन की संसद के पास आ गया है, यानी कि कंपनी अब केवल ब्रिटेन के संसद की कठपुतली मात्र रह गई। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अगेन इतने आराम से कोई काम नहीं होता है, यह काम तो केवल ऑन पेपर हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखो, पेपर में लिख देना, एक्ट उतार देना और उसे जमीन पर लागू करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या मेरी बात समझ? भाई क्राइम के खिलाफ कितने सारे एक्ट आ चुके हैं, है ना? दहेज प्रथा उन्मूलन एक्ट आ चुका है, छुआछूत के खिलाफ एक्ट आ चुका है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है यह सारी चीजें समाज से दूर हो गई? नहीं ना। तो बहुत सारे प्रावधान उतारे जाते हैं, लिखे जाते हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें उसी प्रकार से प्रैक्टिस में लाया जा रहा हो, उसी प्रकार से अमल में लाया जा रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि 1833 का जो एक्ट आया था उसके लिखित प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो अब कंपनी को पूरी तरह से ब्रिटेन की संसद नियंत्रित कर रही थी और ब्रिटेन की संसद जो कुछ चाहेगी वही कंपनी को करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब हम एक इंपॉर्टेंट एक्ट की ओर आ रहे हैं, 1853 का एक्ट देखेंगे। 1853 एक्ट, चार्टर एक्ट, 1853 का अधिनियम या 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बैलेंस की बात करें, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब हालांकि कुछ समय तो नहीं पता था, लेकिन ये जो है ये अंतिम चार्टर है। इसके बाद चार्टर एक्ट आना बंद हो जाएगा। इसके बाद चार्टर एक्ट आना इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि अब धीरे धीरे पूरी तरह से जो सत्ता का है वो हस्तांतरण हो जाएगा कंपनी के हाथों से ब्रिटेन की संसद के हाथों में। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा। भाई एक्ट तो तब आते हैं ना जब आपको किसी को समझाना, तो कोई एक निजी कंपनी यहां पर रूल कर रही थी, एक ब्रिटेन की निजी कंपनी यहां पर रूल कर रही थी, उसे समझाने के लिए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए कुछ चार्टर एक्ट आ रहे थे। क्या मेरी बात समझ आई? तो अब चार्टर एक्टों की सीरीज में, श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर एक्ट है, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति होगी और 1857 की क्रांति के बाद क्या होगा, ब्रिटेन जो है वह सीधे रूप से यहाँ के राजनीतिक शासन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ब्रिटिश संसद सीधे रूप से प्रशासकीय और राजनीतिक जिम्मेदारियों में इन्वॉल्व हो जाएगी, है ना? और यह उत्तरदायित्व कंपनी से ले लिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब यहाँ से जाने दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा ओवरऑल। क्या मेरी बात क्लियर? कोई समस्या तो नहीं है ना? तो चार्टर एक्ट की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर एक्ट था। कोई समस्या नहीं है ना? नोट करोगे? महत्व के बारे में नोट करोगे? लिखो महत्व, लिखो चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में, चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में, चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम एक्ट था, यह अंतिम एक्ट था। यह अंतिम अधिनियम था। साथ ही साथ इसे एक संवैधानिक विकास, इसे एक मत लिखिए, एक काट दीजिए, इसे संवैधानिक विकास की दृष्टि से इसे संवैधानिक विकास की दृष्टि से, क्या दिखाई दे रहा तुम लोगों को?
कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। कहां पर? अच्छा, यहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, समझते हैं क्यों महत्वपूर्ण माना गया। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये एक एक्ट आने के बाद अभी तक विधायी शक्तियां जो है और कार्यकारी शक्तियां जो है वो उनका बंटवारा नहीं हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अब जो है विधायी शक्तियों का और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा शुरू हो जाएगा, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायी परिषद, उसे अलग कर दिया जाएगा और कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग रखा जाएगा। तो अब इन दोनों का कार्य डिवाइड हो जाएगा। एक का काम होगा संविधान या प्रावधान लिखना, संविधान एग्जैक्टली नहीं लेकिन जो नियम कानून है वो लिखना, और दूसरे का काम हो जाएगा प्रावधानों को लागू कराना। कब लागू कराना है, कहां लागू कराना है, कैसे लागू कराना है और किस दिनों से वापस लेना है, या किन क्षेत्रों में लागू कराना है और किन क्षेत्रों में रहने देना है। मेरी बात समझ? यह सारा डिसीजन कार्यकारी परिषद का होगा और अब उसे अलग कर दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो विशेषताओं में लिखोगे, पहला पॉइंट विशेषताओं में लिखिए। इस अधिनियम में पहली बार विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक रूप से या स्पष्ट रूप से पृथक किया और एक पृथक भारतीय या केंद्रीय विधायी परिषद की स्थापना की। एक पृथक केंद्रीय विधायी परिषद की स्थापना की, जिसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति हुई। ठीक है, इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति हुई। पहली बार क्या किया जा रहा है? विधायी परिषद को अलग किया जा रहा है, यानी कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो प्रावधानों का लिखने के काम है, समझ रहे हो ना, जो प्रावधानों को लिखने का काम है उसके लिए अलग समिति चाहिए, उसके लिए अलग परिषद चाहिए, उसके लिए अलग लोग चाहिए जो उसी मामले के जानकार है ना। कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपने अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट हो, या उन्हें एक एक क्षेत्र पकड़ा दिया जाए और वह उस क्षेत्र के बारे में जानते हो, सुनते हो क्या, या उनकी रुचि हो उस क्षेत्र में, और वह उन क्षेत्रों की समस्याओं के आधार पर कानून बनाए। जैसे खेल का, एग्रीकल्चर यानी कृषि का, या व्यापार का, वाणिज्य का, या बैंक का। क्या मेरी बात समझ? तो पहली बार कोशिश की गई है कि यह जिम्मेदारी जो है वो कार्यकारी परिषद से ले ली जाए। भाई कार्यकारी परिषद के ऊपर कितना काम कर दोगे? कार्यकारी परिषद के ऊपर ओवरबर्डनिंग हो जाएगी ना, ज्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी। ज्यादा जिम्मेदारी कैसे है कि ना केवल उन्हें विधानों को लिखना है, प्रावधानों को लिखना है, कानून और नियमों को बनाना है, साथ ही साथ वह कानून लागू कैसे, कब और कहां पर होंगे, कितने समय के लिए होंगे, यह भी डिसाइड करना है। तो
कार्यकारी परिषद की जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी कम कर दी। कार्यकारी परिषद की जिम्मेदारियों को कम करते हुए एक केंद्रीय विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसमें शुरुआत में केवल 6 सदस्य। क्या मेरी बात क्लियर है? यह 6 सदस्यीय विधायी परिषद भारत में संसद की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कोई पूछे शुरुआती संसद है ना, तो अगर हम ब्रिटेन और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआती संसद है ये। संसद का क्या काम होता है? संसद का काम क्या होता है? अरे कानून बनाना, लागू करना दोनों कि बनाना पक्का एकदम श्योर हो? विधायिका को ही केंद्र स्तर पर संसद बोलते हैं, और मेन काम क्या होता है? कानून लिखना, बनाना। क्या मेरी बात क्लियर है? कानून को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, यानी कि कार्यपालिका का होता है। समझ आता है? चीज की नहीं आता है। जैसे यहाँ पर एकदम साइड में बात करें, हम तो करना पड़ेगा ना। भारत में जो सरकार, भारत में जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है वो कुछ इस तरह दिखा दो। ये है आपकी न्यायपालिका, ठीक है? नगर पालिका मत लिख देना प्लीज, न्यायपालिका, ठीक है? जुडिशरी। और ये आपकी विधायिका है। आज के समय में भी विधायिका के ही सदस्य, संसद के ही सदस्य मिनिस्टर के रूप में चुने जाते हैं। समझ रहे हो ना? और यह वह मिनिस्टर ही होते हैं जो किसी कानून को कब कहां कैसे लागू होगा डिसाइड करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि विधायिका के अंदर ही क्या है? विधायिका के अंदर ही थोड़ा सा एक आदमी बाहर रहता है, बाकी सारे आदमी अंदर है। इसमें क्या है? कार्यपालिका। कुछ इस तरह से भारत की राज्य व्यवस्था है। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां पर कार्यपालिका मुख्यतः विधायिका से ही आई है। मेरी बात समझ में? जहां पर कार्यपालिका और विधायिका में ज्यादा अंतर नहीं है। एक राष्ट्रपति और राज्यपालों को छोड़ दे, समझ रहे हो ना, और आईएएस ऑफिसर को छोड़ दे, तो लगभग सब कोई विधायिका का ही अंग, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर निश्चितता बना जब वो एमपी बन गया, सांसद बन गया, है ना, और सांसद बन गया यानी कि संसद का भाग है, संसद का भाग है तो यानी कि विधायिका का भाग है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ में? ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियां अलग अलग है। ये मिनिस्टर अलग हो गए, यह मिनिस्टर अलग हो गए। इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद का निर्माण कर दिया, और अब मंत्री परिषद के ऊपर यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि कब कौन कहां पर और कैसे लॉ या कानून या कोई नियम लागू करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ समझ में आ गया? लेकिन ये कानून बना कौन रहा है? विधायिका। ठीक है? तो पहले यह नहीं था। अगर हम बात करें 1853 के पहले, तो 1853 के पहले एक ही बॉडी होती थी, एक ही समूह था, और वही समूह जो है वो विधायी काम भी कर रहा है और कार्यपालिका का भी काम कर रहा है। लेकिन 1853 में जब ये एक्ट आया, उसके बाद इस एक्ट ने प्रावधान दिया कि विधायी शक्तियां अलग होती हैं और विधानों को लिखने का कार्य जो है वो कुछ और जो खाली लोग हैं, जो और समझदार लोग हैं, है ना, उन्हें इंक्लूड किया जाए शासन में। ठीक है? जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं शायद वो आ जाए, या जिन्हें किसी खास क्षेत्र में रुचियां हैं वो आ जाए। ठीक है? तो उस हिसाब से क्या किया गया? एक अलग विधायी परिषद का निर्माण किया गया, और इस विधायी परिषद को कार्यकारी परिषद से बिल्कुल अलग कर दिया गया। कार्यकारी परिषद का अब काम केवल क्या रहेगा? किसी भी नियम कानून, और किसी भी नियम कानून रेगुलेशन अधिनियम कोई आ गया तो उसे किस तरह से लागू करवाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? विधायी परिषद क्या कर रहेगा कि नियम कानून रहेंगे
कौन से लिखे जाए जिससे भारतीय जनता संतुष्ट रहे या भारतीय प्रांतों पर हमारा नियंत्रण मजबूत रहे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक आगे नोट करिए, इसके आगे नोट करिए। देखिए, इस अधिनियम से पहली बार इस अधिनियम से पहली बार स्थानीय ब्रैकेट में प्रांतीय प्रांतीय स्थानीय या प्रांतीय प्रतिनिधित्व लाया गया। और विधायी परिषदों में विधायी परिषदों के 6 में से 4 सदस्य 6 में से 4 सदस्य 6 में से 4 सदस्यों को मद्रास, बॉम्बे या बम्बई, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से नियुक्त किया गया। ठीक है, इतना क्लियर हो? यानी अब कुछ भारतीय लोगों को पहली बार प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें जरा भी खुश होने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जा रहा था? नहीं, इनका इलेक्शन नहीं हो रहा था, है ना? अंग्रेज ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे थे जो उनकी सरकार के प्रति वफादार। तो बहुत सारे भारतीय जो अंग्रेजों की सरकार के प्रति वफादार थे और भारत के प्रति वफादार नहीं थे, कह सकते हो, है ना? उन्हें इस भारतीय विधायी परिषद का अंग बना दिया गया सदस्यों के रूप में, है ना? और अंततः वो वही करते थे जो ब्रिटिश हुक्मरान या ब्रिटिश गवर्नर जनरल चाहते थे। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन पहली बार अगर ऑन पेपर बोले कि पहली बार स्थानीय या प्रांतीय प्रतिनिधित्व को कहां पर जगह मिली, तो 1873 के एक्ट के द्वारा जगह मिली। 1873 में जो एक्ट आया उसकी वजह से प्रांतीय प्रतिनिधित्व लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव विधायिका में पहुंचा, विधायी परिषद में पहुंचा। चाहे विधायिका बोलो चाहे विधायी परिषद बोलो, अभी के लिए इसे विधायी परिषद बोलना ज्यादा सही है क्योंकि वहां पर विधानसभा नहीं है, एक विधायी परिषद। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे मैं करिएगा। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, देखिए इस अधिनियम से सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो सिविल सर्विस है उसमें भारतीय लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यह कोशिश कब से की जा रही थी? 1835 के एक्ट से कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के क्या बोल सकते हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया था या उनकी असहमति होने की वजह से यह सिफारिश लागू नहीं हो पाई थी। यह प्रावधान बाद में कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि यह प्रावधान 1833 के एक्ट में ही आ गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे उतार न पाने के कारण से यह प्रावधान उसमें से हटा लिया गया था। आगे चलकर जब यह बहस बढ़ने लगी कि आखिर सिविल सेवा की परीक्षा जो कि इतनी ज्यादा रेप्यूटेड कन्वीनिएंट पोस्ट होती है ना, रेप्यूटेड पोस्ट होती है, उसे भारतीयों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या यह एक तरह का नस्लीय भेदभाव है कि भारतीयों को अपने से कम समझा जा रहा है, जब इसके खिलाफ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग न केवल यहाँ पर बल्कि इंग्लैंड में भी खिलाफ उसके आवाज उठाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि 1853 के एक्ट में दोबारा से सिविल सेवा की परीक्षा को भारतीयों के लिए भी ओपन कर दिया गया। लेकिन अब ये ओपन कर दिया गया, इसका ये मतलब मत समझना क्या बड़े आराम से सब लोग आईएएस बन जाएंगे, क्या मेरी बात सुन रहे? परीक्षा आज के मुकाबले में 100 गुना कठिन थी। कितने गुना कठिन थी? 100 गुना। कैसे कठिन थी? कोई आइडिया, कुछ आइडिया बताओ। पहली बात तो परीक्षा केंद्र पढ़ते थे लंदन में। परीक्षा केंद्र बस्ती में नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? वैसे भी बस्ती पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कहाँ पर? लंदन में पढ़ेंगे। समझा है? प्लस परीक्षा ऑफ कोर्स कई सारे चरणों में हो रही है, तो कुल मिलाकर 3 से 4 चरणों में परीक्षा होगी, जो कि 7-8 महीने परीक्षा ही चलेगी। यानी आपके पास लंदन जाने का और लंदन रहने का 8 महीने का खर्च होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? लंदन में जो खाना मिलेगा वो खाना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों को हजम नहीं होगा। मेरी बात समझ? और वो उस आबो हवा की मतलब वो आबो हवा झेली भी नहीं है उन लोगों ने, जितनी ठंडी लंदन में पड़ती है उतनी यहाँ नहीं पड़ती, ठीक है? तो वो झेलने की हैबिट नहीं रहेगी। प्लस एक और बहुत बड़ी परेशानी थी कि पूरा का पूरा माध्यम क्या रहेगा? अंग्रेजी भाषा रहेगी, और भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय कला के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कॉलोनियल हिस्ट्री, यानी कि ब्रिटिश के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, ब्रिटिशर्स की कलाओं के बारे में, और उनके द्वारा जो प्रस्तावित जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे ग्रीक हो गई, लैटिन भाषा एक होती है वो हो गई, है ना, उनके बारे में पूछा जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब एक और इसके अलावा ये तो थोड़ी बहुत कठिनाई का स्तर है। इसके अलावा शुरुआत में तो यह परीक्षा जो है वो केवल और केवल 21 वर्ष की उम्र तक पास कर लेनी होती थी। 21 वर्ष के अंदर ही भारतीयों के लिए स्पेशल प्रोविजन था कि अगर 21 के अंदर बन गए तो बन गया, ये वरना नहीं माना था, ठीक है? और बाद में इसे और भी कम कर दिया गया था, इसे कम करके 18 तक ले आए थे। यानी 1 से 2 अटेम्प्ट मिलेगा, जिसमें अगर आईएएस बन जाना है तो बन जाना है, वरना नहीं बन पाए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप इस परीक्षा को अब कठिन मत मानिए, परीक्षा पहले से काफी आसान हो गई है। क्या मेरी बात समझ? ना ही आपको लंदन जाना है, अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है? और आपके पास अटेम्प्ट भी अच्छे खासे लिखिएगा, लिखिए, इस बात को लिखिए। इस प्रकार से सिविल सेवा के लिए, इस प्रकार से सिविल सेवा के लिए भारतीय नागरिकों को भी अनुमति प्रदान की गई। अनुमति प्रदान की गई। और भारतीय सिविल सेवा और भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में, सिविल सेवा के संदर्भ में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। वही मैकॉले है ना, मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब मैकॉले समिति बताएगी कि भारत में कैसे कैसे सिविल सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करें,
यह भारत में कैसे इसका विस्तार करें। लेकिन यह एक केवल खोखला प्रस्ताव था या खोखली समिति थी। ऑफ कोर्स इनके मन में कहीं ना कहीं, इनके मन में पीछे कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि हम नस्लीय रूप से पीछे हैं, यानी कि भारतीय नस्लीय रूप से असभ्य हैं, पीछे हैं और इसीलिए यह सिविल सेवा के योग्य नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इस अधिनियम के तहत कंपनी के रूल को, कंपनी के शासक को, कंपनी के शासन अवधि को लीजिए, कंपनी के शासन अवधि को और बढ़ाया गया और ब्रिटिश ताज की ओर से, ब्रिटिश ताज या राजशाही की ओर से कंपनी को भारतीय प्रदेशों पर अधिकार बनाए रखने की अनुमति प्रदान की गई। क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें क्या बताया था कि 1773 और उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि हर 20 साल में एक एक्ट आएगा। हर 20 साल में एक्ट लाने का कारण क्या था? ताकि कंपनी को यह बार बार बताया जा सके कि तुम्हें अनुमति देने वाले हम लोग हैं, हमने लाइसेंस दिया है और हम इसकी वैधता को हर 20 साल में समीक्षा कर रहे हैं, इस वजह से तुम अपना शासन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यह मामला जो है वह 1853 तक चला। 1853 में बोला गया कि कंपनी वैध, ठीक है, कंपनी की वैधता भी बरकरार है और कंपनी अब केवल, ध्यान दे रहे हो ना, कि कंपनी अब केवल एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासकीय रूप में काम कर रही है। जो इसका व्यापार पर विशेष एक अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया, उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर? तो यानी कि इस एक्ट से यह आना चाहिए था कि अब अगले 20 साल बाद डिसाइड करेंगे। मेरी बात सुनाई? लेकिन अब पहली बार क्या कर रहा है सरकार, पहली बार ब्रिटेन की संसद क्या कर रही है, यह बोल रही है कि जो कंपनी ये रूल बढ़ाते जा रहे हैं, इसका रूल बढ़ा दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब अगले 20 साल में डिसाइड नहीं करेंगे। हम वैधता तो प्रदान कर रहे हैं कंपनी को, लेकिन जब चाहेंगे तब इससे इसकी वैधता को छीन लेंगे। यानी अब 20 साल की भी सिक्योरिटी जो है वो कंपनी के पास नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? नोट करेंगे इस बात को, नोट करिएगा। लिखिए पिछले चार्टर्स के विपरीत, इसमें किसी विशेष अवधि या समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे निहित था कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है, ठीक है। जैसे अनुमति हर बार दी जा रही थी वैसे इस बार भी दी गई थी, लेकिन इस बार समय
सीमा का उल्लेख ना होने की वजह से, समझ रहे हैं ना, समय सीमा का उल्लेख नहीं था, यानी कि अब कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी अगले 20 साल तक या ब्रिटेन की संसद अगले 20 साल तक कंपनी को यह अनुमति प्रदान करे कि कंपनी भारत में प्रशासकीय इकाई के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निभाती रहे। कभी भी उससे यह जिम्मेदारी छीनी जा सकती है, कभी भी कंपनी से पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? एक अंतिम प्रावधान लिख लीजिएगा, एक अंतिम प्रावधान लिखिए, देखिए भारतीय गवर्नर जनरल के पास, भारतीय गवर्नर जनरल के पास इस अधिनियम के तहत विधायी परिषद द्वारा पास किए गए बिल को वीटो करने की, वीटो समझते हैं, को वीटो करने की शक्ति प्रदान की गई। वीटो पावर दे रहा है, को वीटो करने की शक्ति प्रदान की गई। थोड़ा सा वीटो पावर के बारे में बात करें। क्या होता है वीटो पावर? हाँ, निषेधात्मक क्या शक्ति, ठीक है। और इससे होता क्या है? 5 देशों के पास है। हाँ, 5 देशों के पास है। हाँ, अरे वो तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देशों के पास है। वो तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनके पास है। वो तो बात अलग है। क्या उन्हीं के पास है? और किसी के पास वीटो पावर नहीं हो सकती? राष्ट्रपति के पास है वीटो पावर। कैसी वीटो पावर है? कहीं पर लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है? संविधान तुम लोग कह रहे राष्ट्रपति के पास है, बहुत अच्छी पढ़ाई तुमने की है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर? कहीं लिखा हुआ है? तो फिर कैसे कह सकते राष्ट्रपति के पास वीटो पावर? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है नहीं, पहली बात, ना संविधान में कहीं लिखी हुई। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक जो प्रावधान है उनमें जो लूपहोल है, उनमें जो कमियां हैं, उनका इस्तेमाल करके एक वीटो पावर अपने लिए संरक्षित कर सकता है। मेरी बात समझ? राष्ट्रपति के पास खुले रूप से संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर कोई वीटो पावर नहीं। पहली बात, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हमारे राष्ट्रपति के पास संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी वीटो पावर नहीं है। अगर मंत्री परिषद ने उसे कोई राय दी है तो वह उसे माननी ही पड़ेगी। अगर कोई बिल उसके पास आया है तो वह एक बार लौटा सकता है पुनर्समीक्षा के लिए संसद के पास, लेकिन अगर दोबारा से वह बिल उसके पास आ गया तो उसे पास करना ही करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इस बारे में इतना ही लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन जब जहां ये बात लिखी हुई है वहां यह बात नहीं लिखी हुई है कि राष्ट्रपति इस तरह के आए हुए बिल को कितने समय में पास करके वापस करे, कितने समय में हस्ताक्षरित करके वापस करे। इस संवैधानिक कमी का फायदा उठाकर राष्ट्रपति क्या करता है? वह प्रस्ताव या वह बिल जिसे पसंद नहीं आते हैं वह मोड़कर अपने पास रख लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और बैठा रहता है जब तक कोई उसे उठाए नहीं, जगाए नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? बहाने बनाता है। पेन खो गया, मेरी बात सुन रही? मजाक कर रहा हूँ, इसे बहाने से ऐसे सही बहाने बनाता है, मतलब बहाने बनाए, कुछ भी बहाने बनाएगा। मन नहीं, आज मूड अच्छा नहीं है, आज मेरे घर मान है, समझ रहे हो ना? जैसे तुम लोग बहाने बनाते हो। ठीक है, पेन खो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बड़ी बात है, कोई भी राष्ट्रपति को किसी निश्चित समय सीमा के अंदर बाध्य नहीं कर सकता किसी भी जगह पर साइन करने के लिए।
साइन करने की बात है, लेकिन समय सीमा की कोई बात है नहीं। समझ रहे हो ना? अभी तक लिखे संवैधानिक प्रावधानों में समय सीमा की कोई बात है नहीं। समझ रहे हो? और ऐसे में राष्ट्रपति इन्हीं संवैधानिक लूपहोल्स, है ना, लूपहोल समझते हो? गड्ढे यानी कि जिनकी पटाई, जिनकी मरम्मत सही से नहीं, ठीक है, तो इसी संवैधानिक लूपहोल का फायदा उठाता है और अपने पास एक खास तरह के वीटो, जिसे पॉकेट वीटो बोलते हैं, उसे संरक्षित करके रखता है। क्या मेरी बात समझ रहे? वो बात तो अलग है। वीटो पावर होती क्या है? बड़ी बात ये है, जैसे मैंने बताया कि निषेधात्मक वोटिंग होती है, इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव वोटिंग पावर। व्हाट इज नेगेटिव वोटिंग पावर? नेगेटिव वोटिंग पावर क्या होती है? नकारात्मक वोटिंग पावर किसे बोलते हैं? नकारात्मक वोटिंग पावर कि आप 100 बच्चों की या 50 बच्चों की क्लास है, अगर इसमें से किसी एक का मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो कह देगा सर नहीं पढ़ेंगे और क्लास खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ? भले ही 49 बच्चों का पढ़ने का मन कर रहा। क्या मेरी बात समझ? अरे बोलो, क्या यह वीटो पावर लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है? है। समझ पाए? एक लोकतांत्रिक देश के लिए जिसमें जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने गए हैं, यह वीटो पावर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हो सकता है लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कोई बिल लाना चाह रहे हो और जल्दी से जल्दी लाना चाह रहे हो, और देश की सुरक्षा के लिए देश में जो भी कानून है या देश में जो भी व्यवस्था और कानून है, समझ रहे हो ना, या देश में कोई इमरजेंसी लग गई, उसके मद्देनजर वो जल्दी से जल्दी चाहते हो कि राष्ट्रपति किसी चीज पे साइन कर दे। लेकिन राष्ट्रपति को साइन कब करना है, इसके लिए कोई बाध्यता संविधान में नहीं है, और इसीलिए वीटो पावर एक तरह की अलोकतांत्रिक शक्ति है, गैर लोकतांत्रिक शक्ति। क्या मेरी बात सुनाई? लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? 1853 के एक्ट से, जहां पर क्योंकि देखो, अब सेलेक्ट होके कौन आ रहा है? विधायी परिषद में कौन बैठा है? विधायी परिषद में कौन बैठा है? इंडियन भारतीय बैठे हैं ना। कितने भारतीय हैं? 6 कहां से आ रहे? 4। समझ आ रहे? अभी भारतीय, समझ रहे ना, जो भी परिषद है उसमें 4 भारतीय हैं, तो कहीं वो 4 भारतीय मिलकर कोई ऐसा विधान ना लिख दे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी पसंद आ जाए, और उससे ब्रिटेन का नुकसान, भले भारतीयों का फायदा हो रहा है लेकिन ब्रिटेन का नुकसान हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए गवर्नर जनरल के पास एक वीटो पावर दी गई, ताकि वह इन सब कानूनों की समीक्षा कर सके और अपनी ओर से, चाहे तो उन्हें भले ही कितनी उन्होंने मेहनत की हो, या भले ही, है ना, भारतीयों के पक्ष में जा रहा हो, फिर भी उसे अपनी ओर से कैंसिल कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने जैसे बताया कि यह एक शक्ति नेगेटिव पावर की शक्ति होती है, नकारात्मक वोटिंग बोलते हैं। नकारात्मक वोटिंग क्या है कि अगर एक भी नकारात्मक वोट आपके पक्ष में या आपके द्वारा लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में पड़ गया, तो ऐसे में वह प्रस्ताव पास नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो वीटो की शुरुआत भारतीय व्यवस्था में शुरू कहां से हुई है? 1853 से। बहुत बड़ा जरूरी। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि आज के समय में राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? जैसा मैंने समझाया, क्योंकि यह एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां पर देखो, उस समय तो भले ही विधायिका के जो सदस्य हैं, विधायी परिषद के सदस्य हैं, वो चुनकर नहीं आ रहे हैं, वो नियुक्त किए जा रहे हैं, नॉमिनेटेड है, नामित। लेकिन धीरे धीरे इस विधायिका का ही विस्तार होगा, और धीरे धीरे इस विधायिका में ही जो सदस्य आएंगे वो चुनकर आएंगे, लोगों के जनप्रतिनिधि आएंगे, सांसद पहुंचेंगे और विधायक पहुंचेंगे। और उसके बाद भी अगर इन जनप्रतिनिधियों ने अपने लोगों के लिए उनकी समस्याओं को देखते हुए किसी बिल का निर्माण किया, समझ रहे हो ना, तो क्या यह एक उचित लोकतांत्रिक मूल्य माना जाएगा कि एक ऊपर बैठा व्यक्ति जनप्रतिनिधियों के द्वारा लाए गए बिल को कैंसिल कर दे? क्या उचित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। वीटो पावर डी क्यों आती है? फिर अगर नेगेटिव है, डी इसलिए आती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं 4 लोग मिलकर कुछ गलत ही ना कर दे बच्चों के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए दी आती है। नोट करोगे? लिखो। यह भारत में, यह भारतीय राज्य व्यवस्था में वीटो पावर की शुरुआत। यह भारतीय राज्य व्यवस्था में वीटो पावर की शुरुआत।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी तक हमने जो एक्ट पढ़े, इस सारे एक्ट को क्यों लाया गया था, क्या कारण था? मेन कारण जिससे ब्रिटेन की संसद कंपनी के द्वारा जो चलाया जा रहा यहाँ पर शासन है उसे कंट्रोल कर सके। मेरी बात सुनाई? 1773 से यह कंट्रोलिंग या नियंत्रण स्टार्ट हुआ और हम देखते आते हैं कि 1835 में यह बुरी तरह से गिरफ्त में आ गया। 1853 में तो उसी को आगे बढ़ा दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि 1773 से 1853 तक लाए गए सारे अधिनियमों का मुख्य कारण क्या था कि ब्रिटेन की संसद की पकड़ जो है, ब्रिटेन की संसद की गिरफ्त जो है वो कंपनी के गर्दन पर बनी रहे और कंपनी को अपने इशारों पर नचाया जा सके या कंपनी के क्रियाकलापों को पर ध्यान रखा जा सके कि कहीं वो कोई ऐसे क्रियाकलाप तो नहीं कर रही है जिससे भारतीय मानस पटल पे या पूरे विश्व में कहीं ब्रिटेन के खिलाफ, समझ रहे हो ना, एक खराब इमेज ब्रिटेन की ना जनरेट हो रही है। एक ब्रिटेन की रेपुटेशन, ब्रिटेन की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो खराब ना कर रही हो। तो इस वजह से ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया था? रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद के चार्टर एक्ट लाए थे। लेकिन कंपनी के द्वारा किए गए क्रियाकलाप इस तरह के थे जो कि लगातार प्रांतीय राजाओं के खिलाफ बढ़ रहे थे और जिससे प्रांतीय सरकारें, राजाओं की, रजवाड़ों की सरकारें, नवाबों की सरकारें बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो रही थी। इन्हीं में से एक नीति थी जिसका नाम क्या था? विलय की नीति, जिसे लाए थे लॉर्ड डलहौजी सन 1848 में। क्या मेरी बात क्लियर है? इस नीति के आधार पर यह देखा गया कि वो भारतीय राज्य या वह भारतीय राजा जिनके अपने राजकुमार खुद के वंश के नहीं है, वंश के भी नहीं, जो खुद के नहीं है, जो गोत्रीय राजकुमार है, उनका जो राज्य या उनकी जो शक्ति है या उनका जो बोल सकते हो उनका जो वैल्यू है राज्य में, वो वैसी नहीं रहेगी। अगर वो उसी वंश के होते तो उन्हें नेक्स्ट राजकुमार बना दिया जाता, है ना? लेकिन क्योंकि वो उसी वंश के नहीं है, राजवंश के नहीं है, गोद लिए हुए हैं, इसीलिए भारतीय प्रांतों पर या भारतीय क्षेत्रों पर उनका वह अधिकार नहीं है जो राजाओं का होता। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसलिए विलय की नीति है। विलय की नीति के बाद हमने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े या बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पूरी तरह से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ या 1857 की क्रांति हुई, जिसे वीडी सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष भी बोला हुआ है ना? उस पर कई सारे नजरिए हैं, वो चीज अपने इतिहास से पढ़ना। लेकिन 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन की संसद को यह पता चल गया कि भारतीय रजवाड़े या भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से खुश या संतुष्ट नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना टाइट नियंत्रण होने के बाद भी हमें समझ में आ गया कि हम चाहे कैसे भी प्रावधान लिख ले, लेकिन अंततः ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी करते जमीनी स्तर पर अपने मन की ही है। क्या मेरी बात सुनाई? तो इसी वजह से उन्होंने कंपनी से पहले तो वाणिज्यिक अधिकार ले लिए थे, उसके विशेषाधिकार ले लिया था और फिर धीरे धीरे उसकी प्रशासकीय इकाई को भी खत्म कर दिया। अब 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी प्रशासकीय जिम्मेदारी वह उठा रही थी वो भी ले ली जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और अब सीधे सीधे जो शासन है, जो शासन की बागडोर है, वो ब्रिटेन के हाथों में आ जाएगी, जिसे ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की राजशाही संभालेगी। अब ब्रिटेन की राजशाही को यह संभालना है तो पुराने स्ट्रक्चर को, पुरानी संरचना को ध्वस्त करते हुए कुछ नई संरचना बनानी है। उन संरचना के आधार पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को और बढ़ाकर कह सकते हो या खत्म करके बोल सकते हो। किसी किताब में लिखा है खत्म करके, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को और बढ़ाकर, उसकी शक्तियों को और व्यापक बनाकर उसे वायसराय का पद दे दिया गया था। इसके अलावा एक और पद, एक और ऑफिस बनाया गया था जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि भारत का राज्य सचिव, भारतीय मामलों का सचिव, जो कि भारतीय मामलों का प्रतिनिधित्व करेगा ब्रिटेन की संसद में। अब भारतीय प्रांत ब्रिटेन के लिए एक राज्य के रूप में थे, जैसे राज्यसभा होती है ना, राज्य के कुछ नुमाइंदे, राज्य के कुछ प्रतिनिधि
राज्यसभा में जाते हैं और राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? राज्यसभा में राज्यों के द्वारा चयनित, राज्यसभा में राज्यों के द्वारा चयनित कुछ एमएलए, कुछ विधायक जाएंगे जो कि अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक उसी आधार पर भारतीय क्षेत्र अब ब्रिटेन के लिए राज्य है, भारतीय क्षेत्र ब्रिटेन के लिए एक राज्य है, तो भारतीय मामलों का, समझ रहे हो ना, भारतीय क्षेत्र का या भारतीय राज्य के एक प्रतिनिधि की हैसियत से एक ऑफिस बनाया गया, ये एक मंत्री पद बनाया गया, जिसे क्या बोला गया? भारतीय राज्य सचिव। क्या मेरी बात क्लियर है? एक और बात, इंडिया में सचिव मतलब होता है आईएएस। क्या मेरी बात क्लियर है? इंडिया में सचिव का पद किसे मिलता है? आईएएस या पीसीएस या इन्हीं लोगों को मिलता है, सिविल सर्विस के अधिकारियों को मिलता है। बाहर सचिव का मतलब क्या होता है? मंत्री। जो बाहर के सचिव है वो हमारे लिए मंत्री। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे अपने यहाँ मानव विकास संसाधन मंत्रालय के कोई मंत्री होंगे, अगर इसी तरह का कोई मंत्रालय बाहर हो, यानी कि बाहर यानी कि ब्रिटेन में हो, तो ब्रिटेन और यूएसए दोनों में, तो वहां इन्हें मंत्री नहीं बोला जाएगा, वहां इन्हें क्या बोला जाएगा? सचिव बोला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हमारे यहाँ का मंत्री बराबर वहां का सचिव, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो उसे हम बोल रहे हैं भारतीय मामलों का सचिव, लेकिन असल में क्या है? भारतीय मामलों का मंत्री है ना, जो भारत की परेशानियों को, भारत की समस्याओं को ब्रिटेन की संसद के सामने रखेगा, वहां से एक्ट पारित कराने की कोशिश करेगा, उससे पूछा जाएगा कि वहां पर क्या चल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसकी जवाबदेही होगी कि यहां पर क्या चल रहा है। ठीक इसी तरह से ये तो भारत के मामलों का प्रतिनिधित्व वहां पर हो गया। ठीक इसी तरह से क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी कि राजशाही का प्रतिनिधित्व भारत में करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को खत्म करके, या उसे बढ़ाकर बोल सकते हो, वाइसराय का पद बना दिया गया। ठीक है, अभी वाइसराय शब्द किससे आया है? जैसे वाइस कैप्टन होता है, समझ रहे हो ना, वाइस कैप्टन यानी कि खुद कप्तान। उसी तरह वाइसराय मतलब जो रॉयल ब्लड समझते हो ना, शाही खून कि जस्ट नेक्स्ट हो, उससे जस्ट उप हो। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी राजा के बराबर हो या उप राजा जैसे समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि ब्रिटेन को समझ में आया कि यहाँ के राजा रजवाड़े किसी कंपनी के अधिकारी से बात नहीं करना चाहते, वो कंपनी को अपने से नीचा समझते हैं। तो अगर कोई राजा की ओर से वाइसराय पद जैसा आदमी कोई आएगा जो कि राजा के बराबर में माना जाएगा, समझ रहा हो ना, यहां पर वाइसराय का जो पद होता है वो राजा के बराबर माना गया। मेरी बात सुन भाई, वाइसराय का पद जैसे ब्रिटेन के राजा के जस्ट नीचे। ठीक, तो अगर उसकी पदवी इतनी बड़ी होगी तो यहाँ के राजा रजवाड़े, यहाँ के नवाब उससे सीधे मुंह बात करेंगे और उसे अपने बराबर समझेंगे, तो उसे इज्जत देंगे और उसकी बातों से हो सकता है कन्विंस हो जाए, अपने राज्य का विलय कर ले, उसे अपने खिलाफ ना देखें। क्योंकि एक राजा, देखो राजा का इलेक्टिज्म अभिजाति के वर्ग क्या होता है? राजा से ही बात करेगा, उससे नीचे वाले की बात क्यों माने? क्या मेरी बात क्लियर? किसी कंपनी के अधिकारी की बात मानेगा नहीं, उसकी नजरों में वो सब छोटे। मेरी बात सुन भाई, तो वाइसराय यानी कि राजा का प्रतिनिधि, कौन से राजा का प्रतिनिधि? ब्रिटेन के राजा का प्रतिनिधि, जो क्योंकि ब्रिटेन के राजा हर जगह तो हो नहीं सकते, तो ब्रिटेन के राजा के प्रतिनिधि या ब्रिटेन के संसद के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ पर एक पद बनाया गया जिसे बोला गया वाइसराय। क्या मेरी बात क्लियर है? उसका कहा गया, उसका लिखा गया, माना जाएगा कि ब्रिटेन का राजा बोल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, और अब उसके कहे गए कि वैल्यू यहाँ के रजवाड़ों के लिए, यहाँ के नवाबों के लिए, यहाँ के महाराजाओं के लिए ज्यादा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो नोट करते हैं, शुरुआत से लिखो। सबसे पहली बात क्या है कि हम जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि है ना, भारत में जो भी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है इसे दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1857 तक चला, और दूसरा 1858 में आने वाला जो क्राउन एक्ट है या जो ब्रिटिश राजशाही है ना, उसके बाद 1858 से 1947 तक जो कुछ भी एक्ट आएगा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं है। यह वह एक्ट है जो कि सीधे सीधे ब्रिटेन की संसद भारत में ला रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी तक समझो, अभी तक जो एक्ट आ रहे थे उनका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट। ध्यान दिया था? अरे लिखवाया भाई मैंने, चार्टर एक्ट, नियम कानूनों का संकलन। पहले नियम कायदों का संकलन, रेगुलेशन, और
फिर प्रावधानों और कानूनों का संकलन यानी चार्टर, कड़े कानून। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन अब 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया गया और शासन की बागडोर सीधे से ब्रिटेन की संसद में आ गई, कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पर दो ऐसी बॉडी बना दी है ना, वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारतीय राज्य सचिव, जो कि सीधे संसद से संबंध रखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म कर दिया। ऐसे में अब इस तरह के एक्ट नहीं आएंगे, रेगुलेटिंग और चार्टर नहीं आएगा। अब कैसे एक्ट आएंगे? काउंसिल एक्ट, परिषदीय एक्ट, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में जो विधायी या कार्यकारी परिषद बने हुए हैं उनको निर्देश देना, या उनके गठन में कभी मेंबर कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं, या उनकी क्षेत्र सीमा या शक्ति सीमा बढ़ाना या घटाना। क्या मेरी बात क्लियर है? अब निर्देश देने का काम नहीं हो रहा है, अब परिषद में विस्तार का काम हो रहा है। और यह वह परिषद है जिसका गठन कौन किया है? ब्रिटेन की संसद की आज्ञा पर हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करो जल्दी से, लिखो लिखो। ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास, ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास। ठीक है, पहले रुको इसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहले इसके महत्व के बारे में लिखेंगे, लिखिए महत्व। इसे 1857 की क्रांति के बाद, इसे 1857 की क्रांति के बाद लाया गया। और इस अधिनियम को भारतीय शासन को अधिक अच्छा बनाने के लिए लाया गया अधिनियम। भारतीय शासन को अधिक अच्छा बनाने के लिए लाया गया अधिनियम के रूप में जानते हैं, इसे पूरा अंडरलाइन कर लोगे। भारतीय शासन को अधिक अच्छा बनाने के लिए लाया गया अधिनियम। ठीक है, इंग्लिश में काफी आसानी से बोलते हैं, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, मेन फोकस क्या था कि भारत में अच्छी गवर्नमेंट आए, एक अच्छा शासन चले। ठीक है, लिखिएगा, अभी महत्व लिख रहे हैं, लिखिएगा। इसके आने से महत्व में दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके आने से भारतीय क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, समाप्त कर दिया गया।
ये समाप्त हुआ, समाप्त हुआ। और शक्तियों को ब्रैकेट में लिखिएगा, शासन, शासन कौमा प्रदेश, शासन कौमा प्रदेश और राजस्व संबंधी। प्रदेश और राजस्व संबंधी इन शक्तियों को, राजस्व संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया, ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से, इसमें लिखिएगा इस तरह से, इस तरह से इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा भारत में पूर्णतः ब्रिटिश शासन सीधे तौर पर लागू हो गया, सीधे तौर पर लागू हो गया। ठीक है, तो अगर इस अधिनियम की बात करें, कुछ पॉइंट समझ में आपको कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, है ना, भारतीय गवर्नर जनरल को, अब इसका पद देखो कई सारी किताबों में क्या लिखा है, एवं लक्ष्मीकांत में भी क्या लिखा है, ये पद हटा दिया गया था। ऐसा नहीं है, गलत है, ये पद हटाया नहीं गया था, ये पद और बढ़ा दिया गया था, इनके दायित्वों को और विस्तृत कर दिया जाएगा। अब इन्हें बोला जाएगा गवर्नर जनरल प्लस वाइसरॉय, और वाइसरॉय बड़ी पोस्ट मानी गई, इसीलिए अब इन्हें वाइसरॉय बोला जाएगा। एक ही आदमी को अगर दो पद मिल जाए तो उसे किसी छोटे पद के नाम से बोलते हैं या उसे उसके लिए बड़े पद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बताओ तुम लोग भाई, बड़े पद के लिए ना। आज भी लग रहा है सर नहीं आएंगे, आज में नहीं जा पाऊंगा क्या? चलो, कल तुम लोग की क्लास का मेरा एकदम गला वाला खत्म हो गया, अब मेरी पढ़ाने की इच्छा थोड़ी सी दबक गई कल की क्लास के बाद, गला खत्म हो गया मेरा, समझ आओ ना, जो रिचार्ज दम होता है। ठीक है, तो अभी एक दिन का रेस्ट चाहिए उसके बाद। आज सोचा था मैं रेस्ट करने के लिए, मुझे लगा बारिश वारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बुरा सर ना आ पाए, दूर से आना रहता है, इसलिए मैं आ गया कि तुम लोग वापस पता चला आओ भी, और अभी शुरू हो रहा है, तुम लोग वापस जाओगे तो फिर आगे हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, रेगुलर आना। देखो मैं भी रेगुलर बना रहूंगा जब तक मुझे पढ़ाना है, लेकिन जब तक आओ तब तक रेगुलर आओ, तब कुछ समझ में आएगा। अगर आप एक दिन की भी क्लास छोड़ोगे तो जो पहले बातें हो गई हैं वो आपको लगेगा आप किताब से समझ लोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ 3-4 किताबों का तुरंत निचोड़ बता दूंगा, और वो किताब आपको पढ़ने में बड़ा समय लग जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोचिंग का असली फायदा ये होता है कि जो टीचर पढ़ रहा है वो 3-4 किताबों का पढ़ रखा है, तो तुरंत निचोड़, वहां से कुछ पॉइंट, वहां से कुछ पॉइंट, वहां से कुछ पॉइंट बता दिया, जो कि आपके लिए आसान रास्ता कर देगा। ठीक है, लेकिन अब आपको कठिन रास्ता ही चुन लेना है। सोच रहे हो आंख बंद करके ही रोड क्रॉस कर ले, तो एक दो बार तो गाड़ी के नीचे आ ही जाओगे। ठीक है, एक दो अटेम्प्ट तो खराब हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करो, कोचिंग का फायदा उठाओ। चलो, हमें किस बारे में बात कर रहे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल, इसका देखो मैंने क्या बोला, इसके पद को विस्तृत कर दिया गया। इसके पद को विस्तृत करने का मतलब है इसके उत्तरदायित्वों को बढ़ा दिया गया, और इसके पद का विस्तार यानी कि इसकी शक्ति सीमा को भी बढ़ा दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसे सीधे राजा के बराबर की पदवी दे दी गई है। समझ रहे हो ना? ये जस्ट राजा के नीचे है। जैसे कैप्टन क्या काम करता है?
कैप्टन तो पता ही क्या काम करता है, टीम को रेज करता है, लेकिन टीम कैप्टन की तबीयत खराब हो जाए तो वह जिम्मेदारी टीम को, कौन बॉलिंग करेगा कौन बैटिंग करेगा, ये सब जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? वाइस कैप्टन के ऊपर। प्रेसिडेंट चले गए, मतलब वहां नहीं चले गए, कहीं और चले गए, तबीयत खराब हो गई, प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बन जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट जहां नहीं जा पा रहे, बाई चांस एब्सेंट हो गए, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट। क्या मेरी बात सुनाई? ठीक उसी तरह से ब्रिटेन का राजा हर जगह हो नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो आदमी है ये हमारे बराबर का है, यह जो बोलेगा, जो इसके मुंह से निकलेगा, यह माना जाए कि मेरे मुंह से निकला है, इसका सब शासन मेरे बराबर माना जाए। तो इससे भारतीय राजा अब थोड़े से धीर गंभीर हो जाएंगे और अब कंपनी से फालतू में लड़ाई झगड़ा कम कर देंगे और कंपनी की बात सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसे लाया भी इसीलिए गया था कि बार बार जो भारतीय राजाओं और कंपनी के बीच में जो झड़पें हो रही है वो झड़प खत्म हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो झड़प या जो तनाव बढ़कर 1857 की क्रांति का रूप ले लिया, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि उस पर ब्रिटिशर को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ जाए, है ना, वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर हटाकर उनके द्वारा बनाई गई बॉडीज, उनके समय पर बनाई गई बॉडीज, उनके द्वारा नहीं, उनके समय पर कौन कौन सी बॉडी बनाई गई थी? बीओसी और सीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक। समझ रहे हो ना? तो इन दोनों बॉडीज को खत्म कर दिया गया और अब नई बॉडी बनाई जा रही है। नई बॉडी यानी कि उन्हें नए अधिकार दिए जाएंगे, है ना, उनकी नई शक्तियां होंगी और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉई किसी भी तरह के इस तरह के प्रशासकीय कामों में उपलब्ध नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उनसे राजनीतिक जिम्मेदारी, उनसे उनका राजनीतिक उत्तरदायित्व सब ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वाइसराय का काम क्या होगा? यहाँ पर भारतीय राजाओं या जो कुछ भी हो रहा है उसे एक सरसरी निगाह से देखना कि कहीं कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं बन रहा है जो कि ब्रिटिश हितों के खिलाफ हो, पहली बात। दूसरी बात, इसका नाम वाइसराय है, यानी जहां पर राजा नहीं रह पाया वहां पर यह है, यानी इसे राजा की अनुपस्थिति में दूसरा राजा समझा जाए और ऐसे में भारतीय राजा इससे तनाव होने में या इससे लड़ाई होने में बचेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, इसका मान सम्मान करेंगे, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय की तरह इसे ट्रीट नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नोट करो इस पॉइंट को नोट करने से फिर और समझते। देखो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारतीय गवर्नर जनरल के पद को, भारतीय गवर्नर जनरल के पद को विस्तृत करके वाइसराय के पद का निर्माण किया गया। वाइसराय के पद का निर्माण किया गया। यह वाइसराय ब्रिटिश राज का या ब्रिटिश राजशाही का, सीधा प्रतिनिधि था, ब्रिटिश राजशाही का सीधा प्रतिनिधि था। ठीक है, फुल स्टॉप। बस ये कहते हैं जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, और वही पहले भारतीय वाइसराय बन जाएंगे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल वही ऐसे लिखते वैसे लिखो, है ना? अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग
और वही 1858 के एक्ट के बाद क्या बन जाएंगे? भारत के पहले वाइसराय। ठीक है, क्या लिखो? प्रथम वाइसराय। कोई दिक्कत नहीं है ना? याद है कुछ समस्या तो बताओ। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें क्या होगा कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये बॉडी को खत्म कर दिया। ठीक है, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली भी या दोहरी सरकार व्यवस्था भी खत्म हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट बनाकर इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल। ठीक है, कोई समाप्त कर दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आगे लिखते हो अगला पॉइंट, एक नए पद का सृजन किया गया। सृजन समझते हो, शुरुआत की गई। एक नए पद का सृजन किया गया डैश भारतीय राज्य सचिव जिसका भारतीय प्रशासन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण रहेगा और जो कि भारत का प्रतिनिधित्व, भारतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ब्रिटेन की संसद में करेगा। जो कि भारतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ब्रिटेन की संसद में करेगा। साथ ही ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य भी होगा। क्या मतलब हुआ? ये जो आर्मी है ना, जिसके बारे में हमने बात की, दोबारा बताओ, समझ आ गया? भारतीय राज्य सचिव की हमने बात की ना, भारतीय राज्य सचिव या क्या असल में है, मैंने जैसे बताया कि नाम इसका सचिव है, काम कौन सा है? मंत्री वाला। यानी कि भारत के क्षेत्र से एक मंत्री चाहिए था, कहां पर? ब्रिटेन में। क्या मेरी बात क्लियर है? भारतीय क्षेत्र से एक मंत्री चाहिए ब्रिटेन में, क्योंकि अब भारत को एक राज्य के रूप में ब्रिटेन देख रहा है। अब भारत को एक राज्य का संवैधानिक दर्जा दे रहा है भाई। ठीक है, तो एक राज्य का मंत्री या एक राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए ना संसद में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक पद बनाया गया जिसे बोला गया भारतीय राज्य सचिव है, और वो भारत के मामलों को ब्रिटेन की संसद में प्रेजेंट करता था, प्रस्तुत करता था। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये आदमी जो है अगर भारतीय मामलों का प्रतिनिधि है
तो भारत से होना चाहिए ना। क्या मेरी बात समझ में? या केवल एक ढकोस का? कैसे? क्योंकि होना चाहिए भारत से, लेकिन था कहां का? लंदन। लंदन के एक आदमी को वहीं पर पद दे दिया गया, आज से तुम सेक्रेटरी, मिस्टर सेक्रेटरी, है ना? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वहां से रिपोर्ट लेनी है। लेकिन कई बार सेक्रेटरी बेचारे आते ही नहीं थे यहाँ पर कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए या अंततः वायसराय या अपने कुछ खास दोस्तों या किसी और पर निर्भर या खुद जानने के लिए कभी नहीं आ पाते, मतलब कभी आ पाते थे कि भारत में क्या हो रहा है। और रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? भारत के। कहां पर? ब्रिटेन की संसद में। यानी कि ब्रिटेन की संसद अक्सर जो भी लॉ भारत के लिए बनाएगी वो इन्हीं के प्रस्तावों को लेकर, इन्हीं के प्रस्तावों को, इन्हीं की बातों को ध्यान में रखकर बनाएगी। इन्हीं के सिफारिशों को एक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, जिसे भारतीयों को मानना पड़ेगा। लेकिन यह आदमी जिसे भारतीय राज्य का मंत्री या भारतीय राज्य का सचिव बोला जा रहा है, यह असल में भारत का है ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? तो इसीलिए खोखला है थोड़ा सा ये मामला, केवल ऑन पेपर है। समझ रहे हो ना? जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन पे बहुत सारे देशों का दबाव बन गया कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो कि वहां के लोग इतने परेशान हैं। कभी फ्रांस से हेल्प मांग रहे हैं, टीपू सुल्तान पहले, लेकिन कभी कोई फ्रांस से हेल्प मांग रहा है, कभी कहीं से हेल्प मांग रहा है। तो ऐसा क्या आप कर रहे हो कि वहां पर लोग परेशान हैं? ठीक है, तो ऐसे में देखो, सबसे ज्यादा खतरा, अगर आपकी ग्रोथ अच्छी हुई है तो आप सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट क्या करते हो? अपनी साख, अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को, मान सम्मान को। मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो उसी तरह से ब्रिटेन की अपनी एक साख थी, ठीक है, और उस पर वो चाह रहा था किसी तरह का नुकसान ना हो जो भी भारत में हो रहा है, इसलिए उसने ये सब कदम उठाए। लेकिन असल में यह खुद कदम केवल आंख में धूल झोंकने के लिए थे, क्योंकि असल में भारत के क्षेत्र से कोई मंत्री कभी गया ही नहीं, कोई भी भारतीय सेक्रेटरी के पद पर ब्रिटेन की संसद में नहीं गया। क्या मेरी बात क्लियर है? वह लंदन वासी थे जो आपस में अक्कड़ बक्कड़ बब्बे को 80-90 पूरे 100 करके किसी भी सेक्रेटरी का नाम निकाल ले रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे थे, समझ गया ना? मैं कहने क्या मतलब समझ पा रहे हो? अगर किसी का भी नाम निकाल ले रहे हैं वो भारतीय नहीं है, वो भारत का नेता नहीं है, कोई डॉलर नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? तो सेक्रेटरी के नाम पर ये सब चल रहा था। और वायसराय, जैसे मैंने बताया कि वायसराय एक ऐसा आदमी जो कि राजा का प्रतिनिधि है, ठीक है। तो अब देखो कनेक्शन कैसा हो गया, एक उनका आदमी हमारे यहाँ, एक हमारा आदमी उनके यहाँ। लेकिन उनके यहाँ से जो आदमी हमारे यहाँ है वो तो प्रॉपर है, और हमारे यहाँ का कोई आदमी वहां पहुंचा नहीं, वो तो फ्रॉड वाला काम हो गया। नहीं समझे बात? समझ में आ गया? तो यही सब फ्रॉड किया उन लोगों ने। करो, लिखो देखो, इस भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए, इस भारतीय राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। एक 15 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया जो कि एक सलाहकारी निकाय थी। जो कि एक सलाहकारी निकाय थी। इस परिषद का अध्यक्ष भारतीय राज्य सचिव था। भारतीय राज्य सचिव था। और इस परिषद को काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। भारतीय परिषद के नाम से भी जाना गया, ठीक है। भारतीय परिषद क्या है? भारतीय परिषद
वह 15 सदस्यीय समिति है जिसका काम है भारतीय राज्य सचिव को अनेक मामलों पर, भारतीय मामलों पर राय देना। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी को इंडिया काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ करोगे। लेकिन क्या इसके द्वारा दी गई राय, क्या इसके द्वारा दी गई राय इस पर बात थी? नहीं बात। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़े। सलाहकारी निकाय लिखा हुआ है ना, पहले बता दिया कि निकाय कैसा है ये? सलाहकारी निकाय। तो सलाहकारी निकायों में जब 60 निकाय की सलाहकारी निकाय है तो इसका मतलब इसके द्वारा दी गई सलाह जो है वह बाध्य नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो। सर इसका मतलब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो शर्त रखी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत तरह की बात होगी सर उन्हीं की मतलब दोनों मांगों कह सकते हो। हाँ, दूसरी बात था कमांडर इन चीफ वाली, दूसरी बात सर वो नहीं पूरा किया गया था। कमांडर इन चीफ वाली जो मांग है ना वो समय पर चेंज होती गई। पहले शुरुआत में क्या किया गया, शुरुआत में तो अलग अलग पद होता था, बाद में कॉर्नवालिस ने मांग की कि उसे कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। तो गवर्नर जनरल और बंगाल को ही कमांडर चीफ बना दिया गया। फिर इस पद को अलग करके कार्यकारी परिषद के ही एक सदस्य में से किसी कमांडर चीफ को लिया गया, यानी कि जो कमांडर चीफ होगा वो कार्यकारी परिषद का सदस्य होगा। क्या मेरी बात समझ? तो इस तरह से तरह कई बार बदलाव हुए हैं, वो याद रखने के लिए जरूरी नहीं है, तो बहुत ज्यादा डीप में हो जाएगा, उसका गहराई में नहीं जा रहा है क्योंकि एग्जाम में उठा नहीं। क्या मेरी बात समझ? बस ये कॉर्नवालिस वाली डिमांड याद रखें। कॉर्नवालिस ने एक शर्त रखी थी कि जब हमें कमांडर इन चीफ यानी जब उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया तभी इंडिया आएंगे। तो इसी 1786 के एक्ट के बाद कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया जाने लगा था, लेकिन बाद में यह पद अलग भी कर दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी गवर्नर जनरल अलग होगा और कमांडर इन चीफ अलग। क्या मेरी बात क्लियर है? यह कुछ सालों के लिए ही था। ठीक है, चलो नोट करो अगला। देखिए अगला, देखिए इस प्रकार से, इसी में लिखेगा कि इस प्रकार से भारतीय मामलों पर इस प्रकार से भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित किया गया और प्रशासन को अत्यधिक केंद्रीकृत बनाया गया। ठीक है, एक क्लास लिख लीजिएगा। केंद्रीकृत क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि पावर किसके पास में आ गई? एक वायसराय है ना, जो भी वहां से आया है, और दूसरा भारतीय राज्य सचिव। हालांकि भारतीय राज्य सचिव के पास कोई अलग से पावर नहीं है, मेरी बात समझ, लेकिन उसके पास ये पावर थी कि उसके दिए गए प्रावधान, उसकी दी गई समीक्षा, उसकी दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही ब्रिटेन की संसद क्या करेगी? भारत के लिए कोई एक्ट बना देगी। समझ रहे हैं ना? तो अब देखो, ये बहुत बात ध्यान से देखो। असल में अब अगेन दो तरह की बॉडी है। इंडिया की विधायिका प्रावधानों को लिखने वाले लोग कहां पर है? ब्रिटेन में, काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में। मेरी बात समझ? और लागू कराने वाले लोग यहां पर हैं वायसराय के। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ? दोबारा से बदलाव हो गया। काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 1853 में विधायी शक्तियों और कार्यकारी शक्तियों को अलग किया गया था, ठीक उसी तरह से उसी में और बदलाव आ गया। उसी में और बदलाव आके क्या आ गया कि अब विधायिका, केंद्र स्तर की विधायिका क्या है? काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि कहां पर है? लंदन में, जो कि किसके नीचे काम कर रही है? भारतीय राज्य सचिव के नीचे काम कर रही है, उसकी सहायता से काम कर रही है, उसकी सहायता कर रही है। उसके द्वारा बनाए गए एक्ट जो ब्रिटिश संसद में पारित होंगे वो यहाँ लागू हो जाएंगे, और लागू करवाने का काम किसका रहेगा? वायसराय का रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ? समझ आगे। एक लास्ट लाइन लिख लो, एक अंतिम लाइन लिख लो। देखो, इस
इस अधिनियम के तहत स्थानीय और प्रांतीय सरकारों को पूर्णतः वहां के गवर्नर यानी कि प्रांत के गवर्नर निर्देशित और नियंत्रित करेंगे। क्या मतलब है इसका कि जो स्थानीय सरकारें हैं, प्रांतीय जो गवर्नमेंट है, गवर्नर वहां बने हुए हैं और वो गवर्नर अब टोटल कंट्रोल के साथ करेंगे। उनके पास फुल अथॉरिटी होगी सुपरवाइज करने की, डायरेक्ट करने की, दिशा निर्देश देने की और निगरानी करने की। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ? तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिसे बोलते हैं प्रांतीय स्वायत्ता, वो एकदम से खत्म कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्ता जो थोड़ी बहुत थी वह एकदम से खत्म कर दी गई। अब पूरी जो कंट्रोल है प्रांत की सरकारों में, पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नर का रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इस एक्ट के द्वारा अब ये एक्ट खत्म है। कल से हम काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे। आज लेट हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कल से काउंसिल एक्ट